गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पहले डिस्कस करने वाले हैं। आज हम अगर उड पढ़ेंगे। ये अगर उड एक ट्री से प्राप्त होता है जिसको एक्विलेरिया बोलते हैं। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है, तो इस ये देखेंगे। राजा राम मोहन राय जो कि एक रिफॉर्मिस्ट थे। जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था तो उस टाइम पे दो लोग थे। एक रिफॉर्मिस्ट थे, एक रिवोल्यूशनरी थे। जो रिफॉर्मिस्ट थे बेसिकली इनका ये काम, ये बेसिकली ये कोशिश करते थे कि सोसाइटी में जो भी चीज़ें प्रिवेलेंट है, जो इरेशनल है, कोई किसी रैशनैलिटी पे बेस्ड नहीं है, या वो क्या है ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं जैसे सती प्रथा, तो ऐसी चीज़ों को ये बदलना चाहते थे। और जो रिवोल्यूशनरी होते थे वो क्या करते थे, वो पूरे सिस्टम को ही चेंज कर देना चाहते थे। तो ये एग्जिस्टिंग सिस्टम में बदलाव चाहते थे। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे, जैसे जो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे जो फीमेल्स ने लिखी है उसको एयरक्राफ्ट ब्लैक बॉक्स, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। जब कोई एयर एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम पे देखेंगे, ये एक चर्चा का विषय रहता है। ऑल इंडिया रेडियो, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स होंगे उनको पता होगा ऑल इंडिया रेडियो का इम्पोर्टेंस। और हर कोई टॉपर जो है ऑल इंडिया रेडियो बोलता है इस सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ, और साथ में ही देखेंगे बैक्टीरियन कैमल। जब आप कैमल का नाम सुनते हैं तो आपको फॉरेस्ट एरिया, बेसिकली आपको रेगिस्तान आपके दिमाग में आता है। लेकिन ये एक ऐसा कैमल है जो कि रेगिस्तान में नहीं पाया जाता। टेलिंग, जब ओर की प्रोसेसिंग की जाती है तो उस समय जो रेजिड्यू बचते हैं उसको टेलिंग कहते हैं। इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये भी डिस्कस करना है हमको। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में देखेंगे सोडा वाटर, जो आप विस्की पीते हैं, अगर आप नहीं पीते होंगे तब भी आप जानते होंगे कि जो लोग विस्की पीते हैं तो वो सोडा वाटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डिटेल में अपनी क्लास को। अगर उड, ये देखिए, ये जो फिगर में जो शो हुआ है ना, ये फिगर में आपको एक्वेलेरिया ट्री है। और ये अगर उड एक रेजिन है। रेजिन में से को बोल सकते हैं आप केमिकल्स है, केमिकल्स बोल सकते हैं, या लिक्विड फॉर्म में केमिकल्स हैं जो इस ट्री से प्रोड्यूस होता है। और इसीलिए इसको ना, ये इसका इम्पोर्टेंस इतना है ये कॉमर्शियल लेवल पे, क्योंकि इसका यूज ना कंपनियां परफ्यूम बनाने के लिए करती हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस के कारण हाई कॉमर्शियल वैल्यू है। हाई कॉमर्शियल वैल्यू के कारण इसको लिक्विड गोल्ड ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है। और लेकिन इस ट्री से ना नेचुरली रूप से एक ये आपको जो अगर वुड है, ये 2 से 3% ही मिलेगा। और अगर कॉमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस करना है तो इसको, ये तब प्रोड्यूस होगा या तो ट्री जो है इंजर्ड, आप ट्री में जो है इंजरी प्रोड्यूस करिए। और दूसरा केस है कि जब इसमें फंगस जो है अटैक कर देता है तब ये प्रोड्यूस होता है। क्योंकि ये ट्री एक मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म। जब इसको कोई चोट लगती है, इंजर्ड होता है, या इस पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस केस में ये रेजिन प्रोड्यूस करता है ताकि अपने आप को इस इंजरी से बचा सके। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, खासतौर से असम, त्रिपुरा, मेघालय में ये पाया जाता है। अगरतला जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है, ये माना जाता है कि ये अगरतला का नाम भी अगर ट्री से ही आया है। अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है, ऐसा ओनली, जो कि 3 साइड से किससे, एक फॉरेन टेरिटरी यानी फॉरेन कंट्री बोलिए, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लीगल प्रोटेक्शन अगर वुड को साइट्स अपेंडिक्स 2 में दिया गया है, जहाँ पे इसके ट्रेड को रेगुलेट किया गया है। और आज ये बेसिकली थ्रेड फेस कर रहा है क्योंकि इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ परफ्यूम इंडस्ट्री। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और हीलियम का जो है यूज किया जाता है। ऑक्सीजन जानते हैं क्या है, लाइफ सपोर्ट एक गैस है। और जो हीलियम है, ये बेसिकली क्या करता है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये फ्लो को मेंटेन रखता है। मतलब जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं
जैसे अगर हम सांस लेंगे तो उस केस में क्या है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आएगा और ये ऑक्सीजन के फ्लो को इजीली जो है रास्ता प्रोवाइड करती है। जब मिल्क में से क्रीम को निकाल लिया जाता है ना, तो उस केस में जो रिमेनिंग मिल्क बचेगा उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये कैसे बढ़ेगी, ये आप जानते हैं, जो मिल्क होता है ये आपका एमल्सन है। किसका एमल्सन है? फैट, वाटर, प्रोटीन, क्योंकि दूध में प्रोटीन भी होता है ना, और शुगर। अब ये एमल्सन है, और जो फैट है ना, ये फैट बेसिकली लिक्विड में तो रहता ही है, ये लेस डेंस है कंपेयर टू दीज थ्री। इसकी डेंसिटी कम है, साथ में साथ ये लाइटर है। यहाँ तक कि अगर आप समझना चाहें तो ये वाटर से भी हल्का होता है। इसीलिए जब दही से जब ये क्रीम निकाला जाता है तो उस केस में आप देखेंगे कि ये फैट ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये लाइटर है। तो अब ये लाइटर है, जब ऊपर आ जाएगा तो इसको जब निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग लिक्विड बचेगा उसके पास उसमें वाटर ज़्यादा होगा, और जो डिसॉल्व सॉलिड्स है जैसे आपके प्रोटीन, शुगर, वो भी डेंसर है। तो ओवरऑल डेंसिटी जो है रिमेनिंग लिक्विड की बढ़ जाएगी। फ्लोरीन की स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट्स जो किसी दूसरे एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर दे। और आप जानते हैं कि ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है। अगर हम सोडियम की ऑक्सीड बात करें कि सोडियम ऑक्सीडाइज कब होगा, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा ना। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडेशन तो इसी को बोलते हैं। अब जब जो एलिमेंट्स हेल्प कर रहा है इस चीज में, उसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन जो है ये दो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये अब सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो इसको ये आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये लेगा तभी तो कोई देगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आपका? टू फ्लोरीन आयन फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, जो फ्लोरीन है ये हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और दूसरा केस एक ये भी है कि जो फ्लोरीन है ना, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, ये हाईएस्ट होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ किसी एटम की कि वो जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको अट्रैक्ट करे जब वो बॉन्ड फॉर्म करता हो। जैसे अगर हम फ्लोरीन की ही बात करें, तो फ्लोरीन आप सुने होंगे, जब सोडियम क्लोराइड से ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस फॉर्म कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले लेगा और ये निगेटिव आयन बन जाएगा, जो हमने यहाँ पे देखा है फ्लोराइड आयन, और ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर देगा और ये एक आयनिक कंपाउंड ये फॉर्म हो जाएगा। सोडियम हाईली इनफ्लेमेबल है, यानी ज्वलनशील है। इसीलिए अगर ये सोडियम जैसे एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा ना, तुरंत जलने लगता है। तो ये ज्वलनशील, इसके ज्वलन ना हो इसलिए इसको केरोसिन जो ऑयल है वहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है। इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है कट हो जाती है और ये जो है सेफ रहता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये एक पॉइजनस गैस है, आपने पढ़ा होगा न्यूज में भी। अभी शांति एक्ट के कारण ये काफ़ी न्यूज में भी था। तो ये बेसिकली इसका यूज पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए किया जाता है। जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजिडी, ये कब हुआ था आपका? 2 to 3 दिसंबर 1984। वहाँ पे यही गैस रिलीज हुई थी। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब फ्लोरीन की अगर हम हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये नहीं बताया क्यों होती है, क्योंकि इसका जो है साइज ना बहुत स्मॉल होता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस का यूज वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अब देखिए, एसिटिलीन क्या होता है? C2H2 फार्मूला होता है। और जो ऑक्सी एसिटिलीन मतलब ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, और ये क्या फॉर्म करेगा? जब कोई चीज़ जलेगा आपका जो बायो मटेरियल से, तो क्या फॉर्म करेगा? वाटर प्लस CO2। एथिलीन गैस का यूज जो फल होते हैं जैसे पपीता, ये सब आम, जो रॉ हैं उनको पकाने के लिए यूज किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्रीन गैस क्या होती है बेसिकली, अगर थोड़ा सा आपको समझाएं,
जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस है और यहाँ से सन रेज आ रही हैं, ये सन है आपका। जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे फैल जाती हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका CO2 है, जैसे ये सन रेज आई ये इस सन रेज को जाने देती हैं, पास होने देती हैं। और यहाँ पे ये सन रेज की जो एनर्जी है ना, ये क्या है, हाईएस्ट है इनकमिंग सोलर रेडिएशन की, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। और जब ये अर्थ के सरफेस पे हिट करेंगी तो इसको अर्थ के सरफेस को जो है हीटिंग प्रोवाइड करेंगी। और जब आप जानते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जब कोई बॉडी हीट हो जाती है तो उससे क्या होता है, वो रेडिएशन करती है। तो यहाँ से टेरिस्ट्रियल एनर्जी जो रेडिएट होगी ये टेरिस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में होगी। बेसिकली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आप बोल सकते हैं IR, इंफ्रारेड। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये कम होगी और जो वेव लेंथ है ये ज़्यादा होगी। अब ये लॉन्गर वेव लेंथ है, जब ये एटमॉस्फेयर से पास होने लगेगी, स्पेस में जाने लगेगी, तो जो ये ग्रीन हाउस गैस है इसको नहीं जाने देती, ट्रैप कर लेती हैं। और ये जो है इसी एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड रहती हैं और हीटिंग प्रोवाइड करती हैं। और स्लोली जो है क्या है, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ने लगता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है और लिथियम की बात करें तो ये मेटेलिक एलिमेंट के केस में लाइटेस्ट है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो नेचर में अवेलेबल है। अगर हम अर्थ क्रस्ट में बात करें तो ऑक्सीजन सबसे अधिक अवेलेबल है। अर्थ क्रस्ट में अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन सबसे अधिक है, उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। हमने आपको बताया था ना ओ सियाल आयरन, ये ट्रिक बताया था ना, ओ सियाल आयरन। ये सियाल आपने कुछ देखा होगा ना अर्थ क्रस्ट, जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपने जब इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये वर्ड सियाल आया है। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनाइंसेस, रेनाइंसेस मीन्स होता है पुनर्जागरण काल, यानी जब लोगों में रैशनैलिटी आती है, लोगों की जो है साइंटिफिक टेम्पर जनरेट होता है तो उस केस को क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण काल। तो उसके फादर को राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की कलकत्ता में। अब ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में की और एक वेदांता कॉलेज की भी स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने डेविड हैरे, अलेक्जेंडर डफ की सहायता से किया। इनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा दी गई। ये संवाद कौमुदी एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था, उसके एडिटर थे। इन्होंने वेदांतिक मोनिज्म एंड क्रिश्चियन यूनिटेरियनिज्म ये दोनों चीज़ें पढ़ी, यानी ये हिंदुज़म की भी पढ़ाई की है और जो क्रिश्चियनिटी है उसकी भी पढ़ाई की। इन्होंने उपनिषद का ट्रांसलेशन किया बंगाली लैंग्वेज में। अगर हम सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में बात करें तो इन्होंने सती प्रथा का जो है विरोध किया। इसीलिए आप देखेंगे कि 1929 में सती प्रथा को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। और इन्होंने जूरी एक्ट का विरोध किया। वोमेन राइट्स, मॉडर्न एजुकेशन उनको प्रोवाइड किया जाए, इसका इन्होंने सपोर्ट किया। ये मोनोथिज्म को प्रमोट करती थी। अगर रिलीजियस की हम बात करें तो इनका कहना था कि एक भगवान में बिलीव करो, और आइडल वर्शिप का इन्होंने बिलीव किया, बिलीव नहीं मतलब अपोजिशन किया। इन्होंने रैशनल साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट किया, क्योंकि ये जब कोई भी चीज़ें, ये रिफॉर्मिस्ट थे, सोसाइटी में जो भी चीज़ें ऑर्थोडॉक्स थी, जो बेसिकली क्या था, डेरोगेटरी थी, डिग्निटी और राइट्स को हैम्पर कर रही थी किसी इंडिविजुअल्स के, उसके अगेंस्ट में ये उसका विरोध करते थे बाय गिविंग द रैशनैलिटी। तो इसीलिए इन्होंने रैशनल और साइंटिफिक टेम्पर थिंकिंग की बात की, और इन्होंने बोला कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो तो उसका एक प्रॉपर रीजन दो, एक रैशनैलिटी होनी चाहिए, साइंटिफिक रीजन होना चाहिए कि आप आखिर कर क्यों रहे हो वो चीज़ें। इनके दो इम्पॉर्टेंट बुक हैं, एक है गिफ्ट टू मोनोथिज्म जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है, और दूसरी है परसेप्ट्स ऑफ जीसस। द हाई कास्ट हिंदू ओमैन, ये बुक 1887 में पंडिता रमाबाई के द्वारा लिखी गई। अब मदर इंडिया 1927 में, मदर इंडिया मूवी, एक मूवी भी बनी है, तो आपने शायद देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, वो काफ़ी अच्छी मूवी है। इस बुक को कैथरीन मायो ने लिखी है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, AR देसाई। इंडिया टुडे, रजनी पालमे दत्त।
अब एयरक्राफ्ट ब्लैक बॉक्स की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है एयरक्राफ्ट ब्लैक बॉक्स का। यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है और आपका एक है एफ आर फ्लाइट रिकॉर्डेड डेटा, फ्लाइट रिकॉर्डर बेसिकली। इसकी खोज डेविड वारेन ने की थी। ये बेसिकली नाम तो इसका है ब्लैक बॉक्स, लेकिन ये ब्लैक कलर का नहीं होता, ये आप कलर इसका देख सकते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर का है, ना कि ब्लैक कलर का। अब इसमें बात करें, इसमें देखिए दो कंपोनेंट्स हमने ऊपर बात की, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स जो बेसिकली फ्लाइट की कंडीशंस, जैसे अल्टीट्यूड किस हाइट पे फ्लाइट उड़ रहा है, स्पीड क्या थी फ्लाइट की, इंजन डेटा, इंजन सही से काम कर रहा है कि नहीं, इंजन में कोई खराबी तो नहीं है, इन सब डेटा को बेसिकली रिकॉर्ड करता रहता है। और जब भी अगर कोई क्रैश या कोई अनहोनी होती है तो उस केस में ये चीज़ें स्टडी की जाती हैं। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से, जैसा कि ना वॉइस रिकॉर्डर नाम ही आ रहा है, तो इसका मतलब जो पायलट कन्वर्सेशन करता है और जो भी साउंड्स होती है वहाँ पे, जो भी अगर कोई अफरा तफरी मच रही है अंदर, तो उस सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। अब पायलट इमरजेंसी एक सिग्नल देते हैं, मेडे मेडे, इसका मतलब होता है हेल्प। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई और 1957 से इसको आकाशवाणी भी बोला जाता है। ये इंडिया की एक नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर है। इसको कंट्रोल प्रसार भारती करती है और इस ऑल इंडिया रेडियो को जो गवर्न किया जाता है प्रसार भारती एक्ट 1990 के द्वारा किया जाता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जहाँ से ऑल इंडिया रेडियो को गवर्न किया जाता है। इसके दो सब्सिडरी चैनल्स हैं। सब्सिडरी मतलब होता है कि जैसे एक बड़ी कंपनी है पेरेंट कंपनी, ये क्या हो गई आपकी पेरेंट कंपनी हो गई, और इसकी सब्सिडरी कंपनी हो सकते हैं दूसरे लोकेशन पे स्थित हो, ए और बी, जो कि फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली पूरी तरह से किस पे डिपेंड करते हैं, पेरेंट कंपनी पे। पेरेंट कंपनी इनको पूरी तरह से फाइनेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं और जो यहाँ पे इनके गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस है वो पेरेंट कंपनी लेती है। ऑल इंडिया रेडियो के दो सब्सिडी हैं, एक एफएम रेनबो और दूसरा है आपका एफएम गोल्ड। इसका मोट्टो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी बहुत से लोगों के सुख और कल्याण के लिए जो है ये वर्क करती है ऑल इंडिया रेडियो। क्योंकि यहाँ पे जो है बेसिकली जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, गवर्नमेंट्स की स्कीम्स होती हैं, उस चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑथेंटिक सोर्स पे बेस्ड होते हैं। देखिए इससे क्या होगा कि एजुकेशन, लिटरेसी, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे वही मैंने बताया ना आपको कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं वो भी प्रमोट की जाती हैं, जिससे लोगों में अवेयरनेस आएगी और जब लोगों में अवेयरनेस आएगी तो लोग उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। और जो भी स्कीम अगर उनको नहीं पता चल रही है, क्या पता उन्हें पहले ना पता हो, तो उस स्कीम का बेनिफिट अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो वो लेने की कोशिश करेंगे। ये नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करता है। साथ ही साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जैसे हमको मोरल, जैसे डीपीएसपी में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या बोला गया है, डीपीएसपी में यही बोला गया ना कि हमको एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना है, जो हमारे धरोहर हैं उनका हमको सेफगार्ड कर रखना है। उसी प्रकार आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, वहाँ पे भी 11 ड्यूटीज़ मेंशन की गई हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ये प्रमोट करता है और उनको स्ट्रेंथन करता है। और इंडिया की ये कल्चरल डाइवर्सिटी भी दिखाता है, यूथ डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स पे फोकस करता है और जो भी ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट भी प्रमोट करता है दिस मिनिस्ट्री। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ग्राम्स ऑफ गोल्ड के रूप में इशू किया जाता है। मतलब अगर आपको 1 ग्राम लेना है तो 1 ग्राम मिलेगा, 2 ग्राम मिलेगा, 3 ग्राम मिलेगा, तो ये ग्राम्स में मिलता है बेसिकली। इस पे 2.5% ब्याज मिलता है पर ईयर। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मिनिमम 1 ग्राम खरीदना पड़ेगा। आप सोचिए 0.9 ग्राम ले लें तो आपको नहीं मिलेगा, 1 ग्राम आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक एक ग्राम के रूप में 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम ऐसे ये अवेलेबल होता है। अब मैक्सिमम
अगर इंडिविजुअल की बात करें, हम और आप और यहाँ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हम लोग 4 kg पर ईयर ले सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। और कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट 20 kg ले सकता है पर ईयर। मैच्योरिटी पीरियड 8 साल होती है, लेकिन अगर 5 साल बाद भी अगर आप चाहें इसको रिडीम कराना तो आप करा सकते हैं और आप बिल्कुल मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। जो इंटरेस्ट होता है इस पर, ये टैक्सेबल होता है। यानी हमने ऊपर देखा ना कि 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो इस पे आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लेगी। और टैक्स कैसे लेगी? यहाँ से जो भी ये इंटरेस्ट जनरेट हुआ उसको आपके उस फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। फिर आप कितने इनकम टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, कौन से स्लैब में, उस बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो कैपिटल गेंस है मैच्योरिटी पीरियड पे, वो टैक्स फ्री है। जब आप इसको 8 साल तक होल्ड करेंगे, 8 साल तक पूरा मैच्योरिटी तक आपको होल्ड करनी है। उस केस में हो सकता है कि गोल्ड का क्या हो गया हो, अप्रिसिएशन हो गया हो। और गोल्ड का अप्रिसिएशन हो जाएगा तो जरूर आप कुछ ना कुछ उससे अर्निंग करेंगे, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया ना। तो उस केस में जो भी आपकी प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन होगा, उसको उस पर क्या होगा, कोई भी टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेगी। इसको कोलाट्रल के रूप में यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ लोन। अगर आप बैंक में जा रहे हैं, अब बैंक आपसे बोले कि भैया कुछ गिरवी रखो तभी हम लोन देंगे, तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को रख सकते हैं एज अ कोलाट्रल। गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ मीन्स होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स कंपनीज होती हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसे का एक रिजर्व बना होता है। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं वो गोल्ड ईटीएफ इशू करती हैं। और एक ईटीएफ लगभग 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होता है। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि जो आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था वो भी डिनोमिनेटेड ग्राम में था, और गोल्ड ईटीएफ भी आपका डिनोमिनेटेड किस में है, ग्राम ऑफ गोल्ड में। इसको स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अगर मान लीजिए 100 kg, यानी 1 1 ग्राम के अगर रूप में देखा जाए गोल्ड, 100 kg इक्विवेलेंट अगर गोल्ड ईटीएफ इशू करना चाहती है, तो इस म्यूचुअल फंड कंपनी को फिजिकल 100 kg गोल्ड खरीदना पड़ेगा। तो अगर ये अपने पास 100 kg का जो है फिजिकल गोल्ड जो है स्टॉक रख लेगी, उसके बाद ही ये 100 kg इक्विवेलेंट गोल्ड ईटीएफ इशू करेगी। इसका भी यूज कोलाट्रल के रूप में किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ लोन। और इसको इंट्राडे जो होता है, जो डेली होता है, तो उसमें भी इसकी ट्रेडिंग की जा सकती है इन द सिक्योरिटी मार्केट। बैक्टीरियन कैमल की बात करें तो ये आपको लद्दाख रीजन में देखने को मिलेगा, खासतौर से नुब्रा वैली वाले रीजन में। और यहाँ पे आप जानते हैं कि टेम्परेचर क्या है, बहुत डाउन है। अब टेम्परेचर डाउन है तो इस केस में इस कैमल को एडाप्टेशंस करना पड़ेगा उस क्लाइमेटिक कंडीशन में। तो यहाँ पे इनके पास जो है 2 हम्प्स होते हैं, जहाँ पे फैट का स्टोरेज होता है। और ये एक्सट्रीम -30 डिग्री सेल्सियस तक सोचिए टेम्परेचर ये बियर कर जाते हैं। और ये एडॉप्टेड होते हैं थिन एयर, क्योंकि जो अब देखिए जो लद्दाख वाला रीजन है वो हाई एल्टीट्यूड पे है। और आप जानते हैं जैसे ये मान लीजिए ये एक ले लीजिए आपका माउंटेन। अब यहाँ से जैसे ही आप हाइट पे चढ़ते जाएंगे, जो एयर का कंसंट्रेशन है या थिकनेस है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है एक लिमिटेड हाइट तक ही है ना, यहाँ तक ही है। अब यहाँ से अगर आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये आपके ऊपर देखिए हाइट कम हो गई ना, तो उसी प्रकार यहाँ आ जाएंगे तो हाइट और कम हो जाएगी। फिर एक टाइम बाद आप स्पेस में आ जाएंगे जहाँ पे आपके ऊपर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो ये थिन एयर जो लद्दाख वाले रीजन में स्थित है, वहाँ पे भी ये सरवाइव कर जाते हैं, जो लगभग 15,000 फीट की हाइट पे है। आप जानते हैं कि ऊँट की जो कैमल है, इनकी एक खासियत बात क्या है कि मिनिमल वाटर और जो फूड पे सरवाइव कर जाते हैं। वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अगर हम IUCN की लिस्ट में बात करें। और ग्लोबली लेकिन इंडिया में जो भी बैक्टीरियन कैमल पाए जा रहे हैं ना लद्दाख वाले रीजन में, यहाँ पे डोमेस्टिकेट किया गया है। यानी इनको जैसे हम लोग डॉग को पालते हैं ना, उसी प्रकार इनका भी डोमेस्टिकेशन किया गया है।
टेलिंग। टेलिंग मीन्स होता है बेसिकली जब हम कोई भी ओर है, अब जैसे ओर मिलेगा, ओर क्या है, ओर में डिफरेंट एलिमेंट्स का कंपोजिशन होता है। जैसे आप ले लीजिए बॉक्साइट, ये किसका ओर है, एल्युमिनियम का। उसी प्रकार आप डायस्पोर, डायस्पोर किसका ओर है, ये एल्युमिनियम का ही। तो अब देखिए इन ओर में, जैसे ये बॉक्साइट लेंगे तो आपका एल्युमिनियम तो प्रेजेंट ही है, इसके साथ और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हो सकता है क्रिटिकल एलिमेंट्स हो या रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो, लेकिन उनकी जो कंपोजिशन है या जो उनकी क्वांटिटी है वो माइनॉरिटी में है, यानी बहुत कम है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ओर को प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो इसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे। तो जो इसमें वेस्ट है, वेस्ट एक साइड मिल जाएगा, साथ में हमको प्योर एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा। ये लंबी प्रोसेस होती है। तो ये लास्ट में हमको ये चीज़ मिलता है। तो ये जो वेस्ट बच रहा है ना, रेजिडुअल वेस्ट, इसी को बोला जाता है टेलिंग। अब इसमें देखिए क्या क्या मिक्स होता है। अगर हम वेस्ट की बात करें, इसमें आपके फाइन रॉक पार्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे, और इसमें वाटर डाल दिया जाता है क्योंकि वहाँ से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन आसान होता है। एल्युमिनियम के केस में ही नहीं, जितने भी और का प्रोसेसिंग होता है, लास्ट में आपको जो भी रेसिड्यू मिलेगा वो बेसिकली लिक्विड स्लरी के फॉर्म में मिलता है। और यहाँ पे जो है आपको देखिए अनवांटेड हैवी मेटल्स भी रहेंगे इसमें। और ये एनवायरमेंटली सेंसिटिव मटेरियल है, क्योंकि अगर इस वेस्ट को आपने ऐसे ही एग्रीकल्चरल फील्ड में छोड़ दिया ना, तो इससे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो जिससे क्या रिस्क क्रिएट हो जाएगा कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी जब घटेगी तो फूड सिक्योरिटी भी एक कंसर्न हो सकता है। तो इसीलिए इस टेलिंग से रिस्क क्या है कि अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, बारिश होगी तो ये नदियों में जाके मिल जाएगा। और इसमें हैवी मेटल्स हमने जो डिस्कस किया, तो जो डैम है, डैम के ये बेस पे जाके कलेक्ट हो जाएगा, फिर ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो डैम में रिस्क क्रिएट हो जाएगा। सॉइल एंड वाटर का कंटेमिनेशन हो जाएगा, तो कभी कभी डैम फेलियर भी हो सकता है। तो इसीलिए बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि अब कैसे किया जाए कि ये जो टेलिंग बच रहा है लास्ट में, इसकी हम अगेन प्रोसेसिंग कर दें, ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, ताकि जो भी क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, रेयर एलिमेंट्स हैं या हैवी मेटल्स हैं, उनका एक्सट्रैक्शन किया जा सके और उनका यूज किया जा सके। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये 1993 में लॉन्च की गई। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब होता है कि ऐसी स्कीम जो कि पूरी तरह से 100% सेंट्रली फंडेड हो, और साथ ही साथ सेंट्रल पेमेंट भी कर रही है, और सेंट्रल ही जो है उसको एग्जीक्यूट भी करेगी। और दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो इसको सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलके फंड करते हैं, लेकिन इस स्कीम का जो डिजाइन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और इसका जो एग्जीक्यूशन है स्टेट लेवल पे होता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये समझ में आ गया? तो ये मतलब हो गया ये आपका ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसमें हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ हर साल दिए जाते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसिड्स, जैसे रोड, स्कूल, हेल्थ सेंटर्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज लाइक दिस। अब ये हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनके पास ये डायरेक्टली पावर नहीं है कि इस पैसे को यूज कर लें। ये केवल रिकमेंड करेंगे कि हाँ इस एरिया में ये वर्क किया जाए, और इनको फंड भी डायरेक्टली नहीं मिलता है। और जब ये वर्क को रिकमेंड करेंगे तो फंड जो रिलीज होता है ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को के अकाउंट में आता है, मतलब पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी है वहाँ पे जो है गवर्नमेंट की ही एक, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अकाउंट होता है बैंक में, उसमें पैसे आएंगे। और स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, और इनको जो भी पैसा मिलेगा ना वो इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो ये वर्क भी किस में करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में ही करेंगे। और ये एक नॉन लैप्सेबल फंड है। अगर 5 करोड़ मिले और उसी साल आपने यूज नहीं किया तो पैसा आपका लैप्स नहीं होगा, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे लोकसभा के जो एमपी हैं ये केवल अपने ही कंस्टिट्यूएंसी में वर्क को रिकमेंड कर सकते हैं। राज्यसभा के एमपी एक या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट जिस स्टेट से वो चुने गए हैं वहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। और नॉमिनेटेड की जैसे अभी नीतीश पटेल जो है जी ने कल जो है क्या लिया, राज्यसभा का शपथ लिया है एज ए एमपी। तो अब नीतीश पटेल जी जाए चाहेंगे तो
ये बिहार का जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, एक या दो, पूरे बिहार स्टेट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इनको जो भी पैसे मिलेंगे अंडर दिस स्कीम वो वर्क को रिकमेंड कर सकते हैं। और जो नॉमिनेटेड एमपी होते हैं, ये एक या एक से अधिक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं किसी भी स्टेट में इंडिया में, वहाँ पे वर्क को रिकमेंड कर सकते हैं। अब देखिए, वर्क को रिकमेंड कर दिए तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी वर्क होना है, जो रिकमेंड किया है एमपी ने, उसमें जितनी भी लागत आ रही है उसका कम से कम 10% हर साल उस पर खर्चा करें। अगर 100 मान लीजिए अगर 2 लाख का बनना है, ठीक है, एमपी साहब ने रिकमेंड कर दिया, तो 2 लाख का 10% हर साल जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कम से कम उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। और ये SC ST एलोकेशन की बात करें तो जो SC एरिया है वहाँ पे इस फंड का 15% कम से कम खर्चा होना चाहिए, और शेड्यूल ट्राइब एरिया में कम से कम 7.5%। ये आर्टिकल 46 से अलाइन होता है, क्योंकि आर्टिकल 46 DPSP का है, जहाँ पे ये बात होता है कि प्रमोट करना है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। देखिए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्पेशल केस हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट के आउटसाइड भी वर्क को रिकमेंड कर सकते हैं इन स्पेशल प्रोविजंस। मतलब कुछ इमरजेंसी केसेस आ रहे हैं या कुछ ऐसा कंडीशंस जनरेट हो रहा है दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे ये कर सकते हैं। और उस केस में ये केवल अप टू 25 लाख पर ईयर ही खर्चा कर पाएंगे। और ये कंडीशंस क्या होगा, हो सकता है नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना, और कोई डिजास्टर आ गया हो दूसरी जगह पे, तो ऐसे केसेस। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है इस स्कीम से संबंधित। फंड रिलीज कैसे होगा, गाइडलाइंस मॉनिटरिंग करेगी, और प्रॉपर इवोल्यूशन टाइम टू टाइम इस स्कीम का किया जाएगा, जो भी वर्क इसके अंतर्गत हो रहा है। सोडा वाटर की बात करें तो सोडा वाटर आपका जो नॉर्मल वाटर होता है ना, नॉर्मल वाटर में जब CO2 अंडर हाई प्रेशर डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो उसी को बोलेंगे सोडा वाटर। अब देखिए, सोडा वाटर में जैसे नॉर्मल वाटर था CO2, और इसमें CO2 को मिक्स कर दिया गया अंडर हाई प्रेशर, तो ये क्या फॉर्म होगा, H2CO3। ये आपका क्या है, आपने अगर पढ़ा होगा तो ये कार्बोनिक एसिड है। अब ये कार्बोनिक एसिड है, अब अंडर हाई प्रेशर बढ़ा गया है, भरा गया है वाटर में, CO2 को डिसॉल्व किया गया है, तो ये अब जो वाटर फॉर्म होगा ये क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। और CO2 जो है डिसॉल्व रहेगा अंडर हाई प्रेशर। जब जैसे आप सोडा बॉटल लीजिए, जब इसका आप कैप खोलते हैं तो क्या होता है, अचानक से बबल्स जो है क्रिएट होते हैं, तो ये बेसिकली प्रेशर ऊपर की तरफ आता है। और जब इसको आप पी लेते हैं तब भी आप देखते हैं कि आपको जो है बबल्स क्रिएट होते हैं पेट में, तो वो बेसिकली क्या है, कार्बोनिक एसिड के कारण हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो CO2 डिजॉल्व था, वो CO2 अब प्रेशर कम होने के कारण वो निकलना चाहता है वाटर में से, तो वही जो है बबल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, जब प्रेशर रिलीज हुआ तो गैस क्या करेगी, स्केप कर जाएगी, खासतौर से CO2। तो दोस्तों, हमारा सेशन होता है अब समाप्त। आपको कैसा लगा, जो भी कमियां हो ज़रूर कमेंट किया करिए दोस्तों। और आप लोग, लग नहीं रहा है कि अपने साथी दोस्तों को शेयर कर रहे हैं। अरे दोस्तों करिए, थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि इतना टाइम हो गया, अभी रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, अपना काम है जो अपने हाथ में है उसे करना, बाकी अब आप लोग जानिए क्या चाहते हैं क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं इसी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय।